हेलो। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। लास्ट क्लास में क्या कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने? तो लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने डिस्कस किया था लीगल रूल्स टू अ वैलिड ऑफर, लीगल रूल्स टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एज वेल एज लीगल रूल्स टू वैलिड कंसिडरेशन। लीगल रूल्स टू वैलिड कंसिडरेशंस तक हम लोगों ने चेक किया था लास्ट क्लासेस में। आई होप जो भी स्टूडेंट ये पर्टिकुलर सेशन में ज्वाइन किए हैं उन स्टूडेंट्स ने पिछले सभी लेक्चर्स को गो थ्रू किया है। ठीक है, इन केस कोई भी स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? सो दिस इज बेसिकली लेक्चर नंबर 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है सर, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग पलक, जय श्री। आज की क्लास अपन को स्टार्ट करना है विद दी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तुमको ये टर्म समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन्स क्या होता है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सर प्रिंसिपल्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है? तो सर डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स विच केप्ट ऑन प्रिवेलिंग, प्रिंसिपल्स विच केप्ट ऑन प्रिवेलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रिंसिपल्स विच केप्ट ऑन प्रिवेलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स को अपन क्या नाम दे सकते हैं? डॉक्ट्राइन्स का नाम दे सकते हैं सर। ठीक है, प्रिंसिपल्स को अपन क्या नाम दे सकते हैं? तो डॉक्ट्राइन्स का नाम दे सकते हैं सर। क्या बोला? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी का मतलब है बच्चों यहाँ पे प्राइवेसी। ठीक है, प्रिविटी का क्या मतलब है यहाँ पे? तो सर प्रिविटी का मतलब है यहाँ पे प्राइवेसी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ, हेलो एक सेकेंड रुकना। हेलो। हेलो। ओके, सो देयर वाज सम टेक्निकल, आई होप अभी वो रिजॉल्व हो गया। ऑडियो वीडियो बराबर है सबको? ऑडियो वीडियो बराबर है? यस एवरीवन। चलिए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? तो प्रिविटी का मतलब यहाँ पे प्राइवेसी। प्रिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्राइवेसी। तो ये डॉक्ट्राइन क्या बोलता है? एज पर दिस डॉक्ट्राइन, एज पर दिस डॉक्ट्राइन, देयर विल बी, देयर विल बी privacy of contract, there will be privacy of contract. As per this doctrine there will be privacy of contract between the parties to the contract, between the parties to the contract. As per this doctrine there will be privacy of contract, there will be privacy of contract between the parties to the contract. अब प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है only the parties to the contract, only the parties to the contract shall have the right, only the parties to the contract shall have the right to file a suit, shall have the right to file a suit under the contract. Only the parties to the contract shall have the right or will have the right to file a suit under the contract. फाइलिंग अ सूट का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? फाइलिंग अ सूट का मतलब है फाइलिंग अ केस, फाइलिंग अ केस। फॉर एग्जाम्पल समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि
मैंने तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तुम सभी मेजर हो, एंड मैंने तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है टू टीच फाउंडेशन क्लासेस, टू टीच फाउंडेशन क्लासेस और ईईटी क्लासेस फॉर सीएस स्टूडेंट। मैंने बोला कि मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा के दूंगा ऑन टाइम, एंड तुमने बोला कि सर वी विल पे दी फीस। ठीक है, हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कल को आपने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, कल को आपने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, एंड सॉरी कल को मैंने सॉरी कल को आपने फीस डिपॉजिट करवा दिया, मेक अ करेक्शन देयर, कल को आपने फीस डिपॉजिट करवा दिया एंड मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? तुमने फीस तो दे दिया लेकिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस यू विल हैव द राइट, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास पावर है टू फाइल अ सूट, तुम्हारे पास राइट है टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मी। लेकिन ये जो राइट्स है ना, ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये राइट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा कोई और पर्सन, तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा कोई और पर्सन मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता या मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? यही बोला है डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर विल बी प्राइवेसी, there will be privacy between the parties to the contract, there will be privacy between the parties to the contract, and any third person, any third person will not have any kind of right, any third person बोल लो या any stranger बोल लो will not have any kind of right under the contract। सर मेरे दिमाग में कर दिया था, आपने सिलेबस नहीं करवाया, हमारे पेरेंट्स आपके अगेंस्ट केस पाएंगे क्या? हमारे पेरेंट्स आपके अगेंस्ट केस फाइल कर पाएंगे? आंसर इज नो। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों के साथ था। तो भाई जो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सिर्फ पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट को राइट होगा, सिर्फ पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट को अधिकार होगा टू फाइल अ सूट। ठीक है, टू फाइल अ सूट अगेंस्ट दी अदर पार्टी और अगेंस्ट दी अदर पर्सन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक सेकेंड। हेलो, ओके, ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन वर्ड, एक लाइन यूज किया जाता है बच्चों, ध्यान देना। बोला क्या? देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी एनी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज बच्चों इसको नोट कर लेना। बोला कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय एनी पर्सन, बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, कंसिडरेशन may move from the promisee या may move from the offeree or any other person, yes or no? तो बोला stranger to consideration हो सकता है, stranger to consideration हो सकता है, but there cannot be any stranger to contract, there cannot be any stranger to contract। I hope this is clear। ठीक है, तो एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, only the parties to the contract, only the parties to the contract will have the rights under the contract, only the parties to the contract will have the rights under the contract, and any stranger or any third party, any stranger or any third party will not acquire, shall not acquire any kind of rights, shall not acquire या will not acquire any kind of rights under the contract। I hope this is clear। बोलो सर, क्या ये सभी चीजें क्लियर हैं आपको? I hope this one is clear to everyone। I hope this is clear to everyone। चलिए अब मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, आप लोग प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा।
आप लोग प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है जी बच्चों। चलिए देखोगे नेक्स्ट क्या बोल रहे, doctrine of privity of contract, only those persons who are parties to a contract can sue and be sued upon the contract. This rule is called doctrine of privity of contract. Privity of contract refers to the relationship between the parties who have entered into a contract. It implies the mutuality of the will and legal bonding between the parties. Consequences of privity of contract: a third party to a contract cannot sue upon it, even though the contract may be for his benefit. The rights obligation arising out of a contract lies only with the contracting parties and not to any outsiders. Thus, any third party cannot any third party cannot enforce any rights. Any third party cannot enforce any rights of the promisee of contract. सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी थर्ड पार्टी प्रोमिसी के राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी थर्ड पार्टी प्रोमिसी के राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? लिखा है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। A stranger to the contract means a person who is not a party to the contract, and such a person cannot bring a valid suit under the contract. Such a person cannot bring a valid suit under the contract. Is it clear? Then next है आपको stranger to consideration. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बोला कि stranger to contract नहीं हो सकता है, but there can be a stranger to consideration. आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन में बी पेड आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी। इफ यू रिमेंबर, ऑल दो क्लासेस तुम लोग ले रहे हो, लेकिन फीस कौन पे कर रहा है? तुम्हारे बिहाफ पे पेरेंट्स आर पेइंग द फीस। इज इट क्लियर? तो देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर से सुनना मेरी बात, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? बोलो बच्चे, क्या ये चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को क्लियर है। तुम लोग को प्लीज इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को क्लियर है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता था, एक बार बोल जाओ तो फिर से। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता था सर that only the parties to the contract will have the right to file a suit or be sued under any contract. Only the parties to the contract will have the right to file a suit or being sued under a contract. However, it has certain exceptions. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? दैट इवन एक्सेप्शंस में क्या पढ़ेंगे अपन? इवन अ स्ट्रेंजर कैन file a suit under the contract. exceptions में तो अपन यही पढ़ने वाले ना। even a stranger under the contract will be able to file the suit. even a stranger to the contract will be able to file the suit. चलिए देखोगे exceptions में क्या क्या exceptions है। exception: stranger to the contract has the right to sue in the following cases. पहला केस क्या है? ट्रस्ट और चार्ज। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट और अदर इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन एनफोर्स इट इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी नेम्ड इन द ट्रस्ट डीड। वेरी सिंपल, लेकिन अपन को तो कंसेप्ट पता नहीं है, तो अपन को संस्कृत जैसा लगेगा। अपन कौन? अपन प्यारे प्यारे बच्चे। तो देखो, पहले
पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझाता हूँ। तुम लोगों ने आज से पहले मुझे बताओ, ये क्लास में आने से पहले क्या ये कॉन्सेप्ट सुना है, ट्रस्ट? ये चीज़ सुनी है क्या, इसके बारे में सुना है, ट्रस्ट? फटाफट से रिप्लाई करोगे, जो अच्छे बच्चे हैं वो रिप्लाई करेंगे। क्या आप लोगों ने ये टर्म सुना है पहले, ट्रस्ट? क्या होता है ट्रस्ट का मतलब? एनीवन? ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? बोलो नन्हे मुन्ने बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रस्ट? अच्छा, जयश्री ने सुना हुआ है, वरदान ने सुना है, ओके। इन जनरल अगर अपन बात करें तो ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, है ना, कॉन्फिडेंस। वेरी गुड जयश्री। वरदान बोलते हैं ऑनेस्टी रखना सर, वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है जो नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस या नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है, या कुछ ऐसा काम करता है जिससे सोसाइटी का या लोगों का भला हो सके। ये सुनो, तो देखो ट्रस्ट एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करता है आपको ही समझना पड़ेगा। मान लो मान लो कि ये रहे अविनाश सर। कौन है ये? तो ये रहे अविनाश सर। अब भाई अविनाश सर की एज हो चली है, अविनाश सर 60 ईयर्स के हो चुके, एंड अविनाश सर के पास इतने सालों में बहुत सारा पैसा कलेक्ट हो गया। वेरी गुड शिल्पी। अविनाश सर के पास इतने सालों में बहुत सारा पैसा कलेक्ट हो गया। तुमको मालूम है पैसा कमाने के चक्कर में अविनाश सर ने कभी फैमिली नहीं बनाया, तो नो फैमिली, ठीक है, नो फैमिली। लेकिन इनके पास 100 करोड़ रुपीस का एसेट्स है, ठीक है, इनके पास 100 करोड़ रुपीस का एसेट्स है। ऑलरेडी इनका एज कितना हो गया है, 60 ईयर्स। अब अविनाश सर को लगता है कि यार किसी भी समय भगवान का बुलावा आ सकता है, किसी भी समय मेरी डेथ हो सकती है। अविनाश सर के जो पाँव हैं वो कब्र में लटक रहे हैं, ये देखो, ये कब्र है, ये अविनाश सर के पाँव। और अविनाश सर को ये भी पता है कि उनकी डेथ होने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को कोई भी टेक केयर करने वाला नहीं रहेगा। तो जब कोई है ही नहीं पीछे टेक केयर करने वाला, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो अविनाश सर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सभी प्रॉपर्टीज को सोसाइटी के भले के लिए यूज करूं। तो अविनाश सर के दिमाग में एक आइडिया आया, इन्होंने सोचा कि मैं अपने सारे पैसे लगा करके एक स्कूल ओपन करूं, स्कूल प्लस यूनिवर्सिटी। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से, स्कूल प्लस यूनिवर्सिटी में ओपन करूं, स्कूल भी हो यूनिवर्सिटी भी हो, जो क्या करे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे टू दी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, टू दी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब समझना, मैं अपना सारा पैसा लगाना चाहता हूं, मैं एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूं। वो ट्रस्ट काम क्या करेगा, तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टू दी पुअर एंड नीडी पीपल, ठीक है, या टू दी पुअर एंड नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो ऐसा, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। अब साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि अब मेरी एज ऑलरेडी 60 ईयर्स हो चुकी है, तो मैं मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 साल और जिंदा रहने वाला हूँ। तो मेरे मरने के बाद ये स्कूल को चलाएगा कौन, मेरे मरने के बाद ये स्कूल को चलाएगा कौन? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रजिस्टर किया एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट, अब तुम समझना, मेरे कुछ स्टूडेंट जो मुझसे कभी किसी टाइम पे सीए कोर्स में पढ़े होंगे, सीएस में पढ़े होंगे या सीएमए में पढ़े होंगे,
तो ये 4 लायक बच्चे, मुझे लगता है कि ये बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है। ये बंदा सीए है, ये भी सीए है, ये सीएस है और ये सीएम है। मुझे लगता है ये लोग बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैंने इन लोगों को कॉल किया और मैंने अपना आइडिया इन लोगों के साथ शेयर किया। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने इनको कॉल किया, मैंने अपना आइडिया इन लोगों के साथ शेयर किया। मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा ऐसा एक स्कूल खोलना चाहता हूँ ट्रस्ट के फॉर्म में, और मैं चाहता हूँ कि वो स्कूल को आप लोग मैनेज करें। आप लोग खुद भी बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू डिस्चार्ज दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मोर एफिशिएंट मैनर, है ना। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल मैं रहूँ या ना रहूँ। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल टेक केयर ऑफ दिस स्कूल, वी विल टेक केयर ऑफ दिस ट्रस्ट। अब तुम समझना, वी विल टेक केयर ऑफ दिस ट्रस्ट, और ऐसे बोलोगे वी विल मैनेज द अफेयर्स, वी विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ दिस ट्रस्ट। ठीक है, वी विल मैनेज द अफेयर ऑफ दिस ट्रस्ट। अब तुम समझना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अविनाश सर ने इन लोगों पे भरोसा जताया है, इन लोगों पे कॉन्फिडेंस रिपोज किया है, कॉन्फिडेंस ट्रांसफर किया है, इसलिए इन लोगों को कहा जाता है बच्चों ट्रस्टी। इसलिए इन लोगों को क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रस्टी। मैंने अपना कॉन्फिडेंस इन लोगों पे रिपोज किया, ट्रांसफर किया, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, ट्रस्टी। एंड मुझे क्या बोला जाएगा टेक्निकली, तो मुझे कहा जाएगा सेटलर या ऑथर। तो भाई सेटलर या ऑथर कौन होता है, ऑथर कौन होता है, ऑथर का मतलब होता है पर्सन हु क्रिएट्स द ट्रस्ट। सेटलर या ऑथर का क्या मतलब है, तो सेटलर या ऑथर का मतलब है एनी पर्सन हु क्रिएट्स द ट्रस्ट। तो जिसने ट्रस्ट किया उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेटलर या ऑथर। ठीक है, जिसपे कॉन्फिडेंस रिपोज किया गया उसको अपन ने क्या बोला, ट्रस्टीज। जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनके बेनिफिट्स के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया, तो किनके बेनिफिट्स के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया, बच्चों के लिए। ठीक है, पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई जिनके बेनिफिट्स के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है ना, उसको अपन नाम देते हैं बच्चों बेनिफिशियरी। क्या नाम दिया अपन ने, बेनिफिशियरी। तो 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, पहला है सेटलर, दूसरा है ट्रस्टीज, एंड थर्ड वन इज बेनिफिशियरीज। फिर से बोलो, सेटलर, ट्रस्टीज एंड बेनिफिशियरीज। सेटलर क्या करता है, सेटलर इज द पर्सन हु क्रिएट्स द ट्रस्ट, है ना। ट्रस्टीज क्या करते हैं, ट्रस्टीज आर द पर्सन और ट्रस्टीज आर द पीपल हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द ट्रस्ट, हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द ट्रस्ट। एंड बेनिफिशियरीज कौन है, तो बेनिफिशियरीज आर द पीपल, बेनिफिशियरीज आर द पर्सन फॉर हुम बेनिफिट, जिनके फायदे के लिए, जिनके फायदे के लिए ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड। बेनिफिशियरीज आर द पर्सन्स, बेनिफिशियरीज आर द पीपल, जिनके बेनिफिट्स के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये ट्रस्ट बनाया जाएगा ना, तो एग्रीमेंट होगा सेटलर और ट्रस्टी के बीच में। ठीक है, जब ये ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा तो एक एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट किया जाता है, किनके बीच में, ट्रस्टीज के बीच में एंड सेटलर के बीच में। और यहाँ पे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रस्ट डीड। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रस्ट डीड। अब ये जो ट्रस्ट डीड है ना, अब ये जो ट्रस्ट डीड है, इस ट्रस्ट डीड में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन किया जाता है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज आर बीइंग डिफाइंड, कि भाई ट्रस्टीज को क्या काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसमें पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, तो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है सेटलर एज वेल एज ट्रस्टीज। सुनना मेरी बात ध्यान से, पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट कौन है, सेटलर एंड ट्रस्टीज। लेकिन लेकिन कल को अगर ट्रस्टीज ने ठीक से काम नहीं किया, कल को अगर ट्रस्टीज ने ठीक से काम नहीं किया, अपना ऑब्लिगेशन ठीक से डिस्चार्ज नहीं किया, तो उन सिचुएशंस में, उन केसेस में इवन बेनिफिशियरीज कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द ट्रस्टी।
इवन बेनिफिशियरी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द ट्रस्टीज। बात समझ में आ रहा है क्या? बेनिफिशियरीज कैन फाइल अ सूट, बेनिफिशियरीज कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द ट्रस्टीज। बेनिफिशियरीज क्या कर सकते हैं? बेनिफिशियरीज ट्रस्टीज के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अब तुम समझना, ये एक्सेप्शन हो गया ना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल अ सूट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेनिफिशियरी ऑल्दो एन स्ट्रेंजर कैन फाइल अ सूट, बेनिफिशियरी ऑल्दो एन स्ट्रेंजर कैन फाइल अ सूट। इज इट क्लियर? और वो सूट वैलिड होगा क्या? वो सूट मेंटेनेबल होगा क्या? तो आंसर है हाँ सर, आंसर है हाँ सर। बताओ, क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पहला एक्सेप्शन आप लोगों को क्लियर है? बोलो बेटे, सारे बच्चे जवाब देंगे। क्या ये चीजें आपको क्लियर है? बोलिए। यस और नो? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। ओके, ये एग्जाम्पल्स आप कॉपी कर लेना, ये पर्टिकुलर केस जो है आप कॉपी कर लोगे, ठीक है? चलिए, तो पहला एक्सेप्शन अपन ने पढ़ लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखो, अक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और बाय पास्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। ये दूसरा केस। अक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? अक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है यार किसी चीज को एक्सेप्ट करना, है ना? अक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है सर? तो अक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। अब ध्यान देना, अक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और बाय पास्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। एक एग्जांपल तुमको दिया, एक्स रिसीव्स मनी फ्रॉम वाई फॉर पेइंग इट टू दी जेड। एक्स admits the receipt of that amount to Z. Z can recover the amount from X even though money is due from Y. तो नहीं आ रहा समझ में? एक बार फिर से पढ़ो। तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। X पैसा रिसीव किया किससे? Y से। किसको पे करने के लिए? Z को पे करने के लिए। एंड X ने एडमिट भी किया that he has received that amount in order to pay to Z. तो Z किससे पैसा रिकवर करेगा? X से। नहीं समझ में आया सर? देखो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। फिर से ये रहे अविनाश सर, ठीक है सर? ये अविनाश सर, और हमारे यहाँ पे ना एक स्टाफ काम करता है। जो बच्चे फेस टू फेस क्लासेस में आते हैं उनको मालूम है स्टाफ का नाम क्या है? धर्मेंद्र। ठीक है, स्टाफ का क्या नाम है? धर्मेंद्र। अविनाश सर को पेमेंट करना है मिस्टर राहुल को। अविनाश सर को पेमेंट करना है, किसको? मिस्टर राहुल को। तुम समझना, मिस्टर राहुल किससे पैसा मांगते थे? अविनाश सर से पैसा मांगते थे। अविनाश सर को किसको पेमेंट करना है? राहुल को पेमेंट करना है। तो ओरिजिनल जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा वो किस किस के बीच में? अविनाश सर और राहुल के बीच में। ये सुनो, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ रहेगा या जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा वो किन किन लोगों के बीच में हुआ रहेगा बच्चों? तो वो हुआ रहेगा अविनाश सर एज वेल एज मिस्टर राहुल के बीच में। ठीक है, मान लो कि अविनाश सर को पेमेंट करना है मिस्टर राहुल को 10,000 रुपये, 10,000 रुपया पे करना है अविनाश सर को। किसको? राहुल को। तो अविनाश सर ने क्या किया, ये पैसा ना धर्मेंद्र को दे दिया और बोला कि जाओ तुम राहुल जी को ये पैसा दे करके आ जाओ। अविनाश सर ने पेमेंट किसको कर दिया? पेमेंट किसको दे दिया? धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र इज एन स्टाफ, इज एन ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ अविनाश सर। धर्मेंद्र क्या करता है? राहुल सर को फोन करता है, राहुल जी को फोन करता है, बोलते हैं कि अविनाश सर ने मुझे आपको देने के लिए पेमेंट दिया है तो मैं आपको देके जाऊंगा।
वो मैं आपको देके जाऊंगा। और तुम्हें मालूम है धर्मेंद्र पैसा देने के लिए नहीं जाता है। ऑल्दो उसने एक्नॉलेज किया ये फैक्ट, ऑल्दो धर्मेंद्र हैज एक्नॉलेज द फैक्ट दैट ही हैज रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अविनाश सर, he has received a certain amount from Avinash sir in order to pay to Mr. Rahul, लेकिन इस धर्मेंद्र ने क्या किया, मिस्टर राहुल को पेमेंट नहीं किया। तो इन दैट केस ऑल्दो धर्मेंद्र वाज एन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, धर्मेंद्र को क्या किया जा सकता है, सू किया जा सकता है, एंड द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द धर्मेंद्र। तो यहां पे भी क्या हो रहा है बच्चों, ऑल्दो धर्मेंद्र वाज नॉट एन ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, although Dharmender was not an original party to the contract, but still he can be held liable or still he can be held responsible. Is it clear? Is it clear? तो दूसरा वाला एग्जाम्पल क्लियर है सबको, या दूसरा वाला केस क्लियर है सबको? बोलिए बेटा। क्लियर है? चलिए ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर लेना। कि एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखवाए ना या जितने भी एग्जाम्पल्स कॉपी करवाए वो सारे एग्जाम्पल्स लिख के कॉपी कर लेना प्लीज, ठीक है? दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर याद रखना है तो मेरे बताए गए एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाओगे असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले असाइनमेंट का मतलब समझो। तो असाइनमेंट का मतलब होता है अपने पावर्स किसी और को दे देना। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, अपने पावर्स किसी और को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट नेम्ड एज नॉलेज अकेडमी, ठीक है? आई एम द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट नेम्ड एज नॉलेज अकेडमी। तो बीइंग द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई हैव द राइट टू टेक ऑल द डिसीजंस, ठीक है? बीइंग द ओनर, मेरे पास ये इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में सभी डिसीजंस लेने का राइट्स है कि किसको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, कौन फैकल्टी को अपॉइंट करना है, कौन से स्टाफ को रखना है, कौन से स्टाफ को नहीं रखना है, किसको कितना सैलरी देना है, बच्चों से कितना फीस लेना है, ठीक है? टेक्नोलॉजी पे कब इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? तो सारे डिसीजंस लेने का पावर किसके पास है, एक्सक्लूसिवली मेरे पास है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 मंथ के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूं, मैं 1 मंथ के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूं, एंड जब मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं तो कोई और पर्सन तो चाहिए टू लुक आफ्टर द इंस्टीट्यूट या टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स को मेरे पावर्स असाइन कर दिए। मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स को मेरे पावर्स असाइन कर दिए। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं असाइनमेंट ऑफ पावर्स कर रहा हूँ। इस केस में क्या हो रहा है, मैं असाइनमेंट ऑफ पावर्स कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको असाइनमेंट जो टर्म है ना, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट एक्सेप्शन में अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन नेक्स्ट एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां बोला गया कि अगर कोई पर्सन अपने राइट्स असाइन कर दे, अगर कोई पर्सन अपने राइट्स असाइन कर दे अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसके फेवर में राइट्स असाइन किए गए ना, जिसके फेवर में राइट्स असाइन किए गए, दैट पर्सन विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल्दो वो जो थर्ड पार्टी था वो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट स्टिल ही और शी कैन एंजॉय, बट स्टिल he or she can enjoy all the rights or all the benefits under the contract, ठीक है? Still he or she can enjoy all the rights or all the benefits under the contract. Is it clear? बोलिए सर, क्या ये बातें क्लियर है सबको? सर बोलो ना सर, कोई एग्जाम्पल? चलो एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? मान लो कि ये है मिस्टर पोपटलाल, ठीक है? मिस्टर पोपटलाल ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, मिस्टर पोपटलाल ने
एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया फ्रॉम LIC इंडिया। मिस्टर पोपट लाल हैज टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम LIC इंडिया। ठीक है, और जब भी देखना, तुमने ऐसा फील किया होगा, तुम लोगों ने ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि जब भी अपन कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह लेते हैं ना, या बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं ना, तो अपन को एक नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ता है। अपन को एक नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ता है कि अगर इन केस आपका डेथ हो गया, इन केस अगर आप कल नहीं रहे, तो जो भी बेनिफिट्स है वो किसको ट्रांसफर होगा, किसको मिलेगा। तो मिस्टर पोपट लाल ने अपनी वाइफ मिसेस चंपा को एज अ नॉमिनी अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट करने का मतलब क्या मालूम है, अपने राइट्स को असाइन कर रहे हैं। पर वो राइट्स कब ट्रांसफर होंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर पोपट लाल। अब मान लो कि कल को मिस्टर पोपट लाल का डेथ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो ओरिजिनल किसके बीच में हुआ था, मेरे को बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली किसके बीच में हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली हुआ था सर LIC एंड मिस्टर पोपट लाल के बीच में। सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरिजिनली हुआ था किन किन लोगों के बीच में, मिस्टर पोपट लाल एंड LIC के बीच में। बट कल को अगर मिस्टर पोपट लाल नहीं रहे, कल को अगर मिस्टर पोपट लाल नहीं रहे, तो मिसेस चंपा हु इज एक्चुअली अ स्ट्रेंजर, मिसेस चंपा हु इज एक्चुअली अ stranger to the contract can enforce the rights under the contract। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, तो यहाँ पे असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स हुआ था। किसने अपने राइट्स असाइन किए थे, किसने अपने राइट्स असाइन किए थे, तो मिस्टर पोपट लाल ने अपने राइट्स असाइन किए थे सर। किसने अपने राइट्स असाइन किए थे, मिस्टर पोपट लाल ने अपने राइट्स को असाइन किया था सर। आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया थ्रू एन एजेंट, अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया थ्रू एन एजेंट, तो ऑल्दो मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होगा, ऑल्दो मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होगा, तो एजेंट वाज द ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। इन दैट केस एजेंट विल बी द ओरिजिनल पार्टी। तो ऑल्दो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, बट स्टिल आई विल हैव द राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एजेंट जो भी एक्टिविटीज को कैरी आउट करेगा, एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करेगा, उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिंसिपल कैन बी हेल्ड लाइबल और प्रिंसिपल कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करेगा, उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिंसिपल कैन बी हेल्ड लाइबल और रिस्पॉन्सिबल। आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है, तो अभी तक कितने एक्सेप्शंस अपन लोगों ने पढ़े, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। एक्सेप्शंस अपन किसका पढ़ रहे हैं, तो अपन एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शंस अपन लोगों ने पढ़ा इन केस ऑफ ट्रस्ट, ऑल्दो एग्रीमेंट किन किन लोगों के बीच में हुआ है, तो इन केस ऑफ ट्रस्ट ऑल्दो एग्रीमेंट हुआ है सेटलर एंड ट्रस्टीज के बीच में, बट इवन बेनिफिशियरी कैन फाइल अ सूट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा अपन ने पढ़ा एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। तीसरा अपन ने पढ़ा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चौथा अपन लोगों ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। एंड नेक्स्ट वन इज कोविनेंट रनिंग विथ लैंड। कोविनेंट, कोविनेंट का पहले मतलब समझो। कोविनेंट का मतलब होता है बेटा पर्सनल अंडरटेकिंग। कोविनेंट का क्या मतलब होता है, कोविनेंट का मतलब होता है पर्सनल अंडरटेकिंग, पर्सनल अश्योरेंस। मान लो कि मैं तुम लोगों को कोविनेंट देता हूं, मैं तुम लोगों को कोविनेंट देता हूं कि अगर मुझसे लॉ सब्जेक्ट पढ़ा ना तो 100% पास होने वाले हो। ठीक है, मुझसे अगर लॉ पेपर पढ़ा, मैं तुम्हें कोविनेंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें पर्सनल अश्योरेंस दे रहा हूं, पर्सनल अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि 100% तुम पास हो जाओगे, चाहे तुम सीए के स्टूडेंट हो, चाहे सीएस के स्टूडेंट हो, चाहे सीएमए के स्टूडेंट हो, 100% तुम पास होने वाले हो। कोविनेंट का मतलब, कोविनेंट का मतलब क्या, पर्सनल अंडरटेकिंग। देखना फिर से, कोविनेंट रनिंग विथ लैंड मतलब एनी काइंड ऑफ पर्सनल अंडरटेकिंग गिवन, एनी काइंड ऑफ पर्सनल अंडरटेकिंग गिवन in respect of any land,
एनी काइंड ऑफ पर्सनल अंडरटेकिंग गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड। क्या बोला यहाँ पे? In case of transfer of immovable property, the purchaser of land who has noticed that the owner of the land is bound by certain conditions or covenant created by an agreement affecting the land shall be bound by such conditions even though he is not a party to the original agreement containing those conditions or covenant। संस्कृत जैसा लगा होगा, अब समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। पहला तो मैं तुमको कोविनेंट वर्ड का मीनिंग बताने वाला हूं। कोविनेंट, कोविनेंट वर्ड का मीनिंग है पर्सनल अंडरटेकिंग। कोविनेंट वर्ड का क्या मीनिंग है बच्चों? तो कोविनेंट वर्ड का मतलब है पर्सनल अंडरटेकिंग या पर्सनल अश्योरेंस। पर्सनल अंडरटेकिंग और पर्सनल अश्योरेंस, ठीक है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, सुनना। ये है मिस्टर सरदार जी, इनका क्या नाम है? मिस्टर सरदार जी। मिस्टर सरदार जी इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, ठीक है। मिस्टर सरदार जी इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, ठीक है। अब मिस्टर सरदार जी हैज एग्रीड टू सेल दिस लैंड टू मिस्टर मैगी, ठीक है। मिस्टर सरदार जी ने एग्री किया ये लैंड सेल करने के लिए, किसको? मिस्टर मैगी को। ऑन अ कंडीशन, मिस्टर सरदार जी ने ये लैंड सेल करने के लिए एग्री किया, किसको? मिस्टर मैगी को। ऑन अ कंडीशन, क्या कंडीशन था सर? मिस्टर सरदार जी ने बोला कि मैं तुम्हें ये लैंड तभी बेचूंगा जब तुम एग्री करो कि फ्यूचर में तुम इस लैंड पे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं करोगे। तुम ये पर्सनल अश्योरेंस दो मुझे, तभी मैं तुम्हें ये लैंड सेल करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। पहला पार्टी कौन? तो पहला पार्टी है मिस्टर सरदार जी। दूसरा पार्टी कौन? दूसरा पार्टी है मिस्टर मैगी। मिस्टर सरदार जी ने मिस्टर मैगी को ये लैंड सेल किया, एंड एट द टाइम ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, जब वो ट्रांजेक्शन दोनों पार्टीज के बीच में कैरी आउट हो रहा था, तो मिस्टर मैगी ने पर्सनल अश्योरेंस दिया था। क्या पर्सनल अश्योरेंस? कि वो उस पर्टिकुलर लैंड को कभी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज में नहीं लेने वाले हैं, या नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? ये एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में इन द ईयर 1980, ठीक है। अब समझना, इन द ईयर 2000 मिस्टर मैगी का सन मिस्टर छोटू मैगी, अब मिस्टर मैगी की डेथ हो चुकी है, तो मिस्टर छोटू मैगी, ये छोटू मैगी, मैगी के भी दो पैकेट्स आते हैं ना, बड़ा और छोटा, तो ये छोटा पैकेट है। मिस्टर छोटू मैगी इज सेलिंग दिस लैंड टू मिस्टर कुरकुरे, ये है मिस्टर कुरकुरे। मिस्टर छोटू मैगी इज सेलिंग दिस लैंड टू मिस्टर कुरकुरे, क्योंकि पापा की प्रॉपर्टी थी, पापा के जाने के बाद वो प्रॉपर्टी बेटे के पास आ गई, पापा के जाने के बाद जब ये प्रॉपर्टी बेटे के पास आ गई, अब बेटा ये प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। अब जो है बेटा इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ठीक है सर। बेटे का नाम क्या? मिस्टर छोटू मैगी। तो जब ये प्रॉपर्टी सेल होगा ना टू मिस्टर कुरकुरे, तो ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था, ये जो कोविनेंट यहाँ पे दिया हुआ था, बेटा इस ट्रांजेक्शन में भी that particular covenant shall be applicable, ठीक है। in respect of this sale transaction also, that particular covenant will be applicable. Very, 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 very important.
तो ऑल्दो मिस्टर कुरकुरे वॉज ए स्ट्रेंजर टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, है ना, स्टिल इनके अगेंस्ट राइट एनफोर्स किया जा सकता है। कौन सा राइट एनफोर्स किया जा रहा है इनके अगेंस्ट? कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड। बताओ क्या ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है आपको? बताइए क्या ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप बच्चों को क्लियर है? आप लोग आंसर करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस प्लीज लेट मी नो। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बोलो। वरदान, पलक, शिल्पी, जयश्री, हिमानी, ओके सबको क्लियर है सर। चलो तो प्लीज एग्जाम्पल आप कॉपी कर लेना। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट हो जाता है अपन को खत्म, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना हो जाता है खत्म। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन को खत्म हो जाता है। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपन लेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वी विल टेक दिस कॉन्सेप्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये सेशन आपका यहीं तक, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कॉपी करवाए आप लोग प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सीएमए वाले बच्चों योर नेक्स्ट क्लास विल बी एट 9:30, लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप, प्लीज लाइव सेशन अटेंड करिए।